नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेस्ला फिजिक्स बाय रंजित सर नामक यूट्यूब चैनल में। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के अगले कड़ी में और हम लोग आ पहुंचे हैं लेक्चर 5 पर। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि एग्जाम आने से पहले 2500 क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्यूशन करके रखूंगा। आप अगर उसे मेमोराइज भी कर ले तो आपके सभी के सभी ऑब्जेक्टिव सही होंगे, ये मेरा पर्सनल गारंटी है। मैं पिछले 12 सालों से क्या कर रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो फायदा कर रहा है तो जरूर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक द्रव्य बूंद को आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा, या बी कह रहा है कि उसके त्रिज्या घट जाएगी, या सी कह रहा है कि उसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी, डी बोल रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप जरा कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका आंसर कौन सही होगा। चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही कि आप चार्ज किसी भी बूंद को आप चार्ज देते हैं, है ना। सपोज मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, तो पॉजिटिव चार्ज अगर आप इसको देना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि रिपल्सन के कारण, है ना, ये इनकी साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, रिपल्सन के कारण क्या होगा कि तो जैसे ही आप इसको प्लस चार्ज देते हैं तो क्या होता है कि ये सभी चीजें जो है एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, सभी बाहर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और जिसके कारण इसका साइज बढ़ेगा। और साइज तभी बढ़ सकता है जब आंतरिक दाब क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है ना, आंतरिक दाब क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके जो आंसर्स होंगे वो ये होंगे कि इसके दाब बढ़ जाएगी। ठीक है ना, अगर आप किसी को आवेशित करें तो दाब बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पे पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं या नेगेटिव चार्ज, है ना, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो इसका साइज बढ़ेगा, और साइज तभी बढ़ सकता है जब दाब बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो ए होगा। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, आप बताएं मुझे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। तो चलिए ए को टिक किया जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, क्या चीज, ए। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसकी साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अगर ये भी आप इसका सही हो सकता था कि अगर ये बोलता कि इसकी रेडियस क्या होगी तो रेडियस भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगर आपसे यह सेम टू सेम क्वेश्चन डाले और उसके रेडियस के बारे में पूछ दे तो याद रखिए कि रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, आवेशित करने पर किसी भी बूंद की रेडियस बढ़ती है। चलिए इसका आंसर चेक किया जाए। जैसा कि आप सबको आइडिया होता है कि मैं आंसर यही रखता हूँ बट हाइड कर देता हूँ। देखो इसका आंसर कितना है, ए है। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, ये पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक है, वो 2018 में आया था, और ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी 2018 में आया हुआ है। ठीक है ना, ये काफी उस टाइम पे टफ क्वेश्चन माना जाता था। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ये आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, कि दिए गए चित्र में, ठीक है ना, इस चित्र की बात कर रहा है, ये जो आपको एक दिख रहा होगा कि एक चित्र दे रहा है जिसमें यहाँ पर क्यू चार्जेस है और यहाँ पर भी क्यू चार्जेस है। ठीक है ना, इसके इस कॉर्नर पर स्मॉल क्यू है और इस कॉर्नर पर भी क्या है, स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो आप कह रहा है कि ये क्यू बाई क्यू का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, ताकि प्रभावी बल जो हो जाए वो शून्य हो जाए। ठीक है, अगर आपको देखा जाए कि पूछ रहे हैं कि अगर इस क्यू पर प्रभावी बल शून्य हो तो क्यू बाई क्यू का क्या रेशियो होगा। ठीक है ना, आप अगर इसे थोड़ा सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, बलों का अध्यारोपण लगा के सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व मैं नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन करूं तो रिक्वेस्ट मी इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, चलो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक, चलिए आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको पढ़ा जाए। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। ठीक है, गोलीय पृष्ठ के अंदर। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ एक ले लिया जाए। चलो भाई साहब, एक गोलीय पृष्ठ ले लिया जाए। ठीक है, तो ये कोई गोलीय पृष्ठ ले लो। ठीक है ना, इसके भीतर कह रहा है कि चार्ज रख दो, इसके भीतर कितना चार्ज रख दो, क्यू। ठीक है, तो कह रहा है कि अब ये गोलीय फ्लक्स से, सॉरी, गोलीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो गॉस का थ्योरम लगाओ यार। किसी बंद सतह का अगर फ्लक्स होता है तो कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस का थ्योरम क्या है कि किसी बंद सतह का जो फ्लक्स होता है वो सतह के भीतर का आवेश गुने 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना,
तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं। और ये 2019 में ये क्वेश्चन 2 बार ही पूछ रखा था। ठीक है ना, एक बार जो पूरक एग्जाम होते हैं उसमें, और एनुअल एग्जाम में भी पूछ रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर चलो देखा जाए। ठीक है, यहाँ पर आंसर दे रखा होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी है। ठीक है, और आपने भी क्या लगाया, बी। तो ये इसका सही आंसर है। ये क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक, अब क्या है देखो कि दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है ना, दिए गए चित्र में आपको क्या निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। और आपके सामने 4 डिफरेंट जो फिगर्स हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, सबके भीतर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, तो सबके भीतर चार्जेस सेम है। ठीक है ना, ये जो इसका एरिया है, ठीक है, वो S1 है, ये S2 है, ये S3 और ये S4। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रखा है, ठीक है, ये गॉस के थ्योरम पे ही आधारित सवाल है, बट सीधा सवाल न देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ कह रहा है कि सतह S4 के साथ सबसे अधिक फ्लक्स होगा। ठीक है, बी में कह रहा है कि सतह S3 के साथ सबसे कम फ्लक्स होगा। सी में कह रहा है कि S2 तथा S3 के साथ बराबर होगा परंतु S4 के साथ सबसे कम होगा। और डी में दे रखा है सारे चित्रों के साथ बराबर फ्लक्स होगा। तो इसका आंसर डी ही होगा। ठीक है ना, डी इसलिए होगा क्योंकि फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है अंदर के आवेश से। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स, है ना। एप्सिलॉन जो है वो तो कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन देख सकते हैं आप, ये क्या है, कांस्टेंट है। और उसके बाद ये अगर ये बदला नहीं, ये एप्सिलॉन बदलेगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स किससे तय होगा, क्यू से। और क्यू तो सब में सेम है ना, देखो क्यू सब में क्या है, सेम है। तो क्यू अगर सेम है तो फ्लक्स भी सबका क्या होगा, सेम होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो ठीक, अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें अपना प्रॉब्लम और मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा कि अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा पहुंचा पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा क्या होता है। ठीक है, तो आवेश की बीमा बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, बट यहाँ एक ही बार दिखा रखा है कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, बट आवेश की बीमा क्या होती है, तो आवेश की बीमा आपने क्लास में पढ़ा होगा कि AT होगा, या कुछ टीचर अभी भी इसको क्या लिखते हैं, IT। ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो आपको क्या अच्छा लग रहा है वो लिखो। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, AT, सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए पे ही दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे ही दे रखा है, तो इसका मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AT। चलो आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलो ए ही है इसका आंसर। ठीक है, आपने भी AT किया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या है। ठीक है, ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो है आप लोग 2 पढ़े होंगे। ठीक है ना, फैराड प्रति मीटर भी इसका ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, फैराड पर मीटर। इसका एक और यूनिट होता है, ठीक है, वो होता है कूलोम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में से यहाँ पर कौन सा दे रखा है, ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर किस में है बताएं, ऑप्शन नंबर बी में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक, चलो आंसर चेक किया जाए इसका भी, 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बी दे रखा है, आपने भी बी टिक किया है तो सही है। ठीक है, याद रख लें कि अगर आपसे एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछेगा तो फैराड पर मीटर भी सही है और कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी सही है। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी चलेगा। यहाँ जो दे रखा है वो फैराड पर मीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि टी समय तक I धारा प्रवाह के कारण R प्रतिरोध में चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं है, ये इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है, शायद आगे देना था बट यही टाइप हो गया है। तो चलो टी समय तक I धारा के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध में, है ना, R प्रतिरोध के चालक में कितना हीट डेवलप होगा, हीट। तो हीट डेवलपमेंट जो होती है, ठीक है ना, वो H इज इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, अब देख लो किसमें ऑप्शन दे रखा है, आई स्क्वायर RT, ये सी में दे रखा है। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सी में दे रखा है, आई स्क्वायर RT। ठीक है, तो इसका आंसर भी चेक किया जाए। चलो भाई साहब इसका आंसर चेक किया जाए, सी है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। हीट डेवलपमेंट का सूत्र जो है आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ठीक है, ऐसे इसका भी स्क्वायर बाई RT भी लिख सकते हैं या VIT भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। ये तो मजाक ही हो गया यार, इतना हल्का क्वेश्चन कौन पूछता है, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसका मान आपने कितना बार लिखा होगा न्यूमेरिकल्स बनाते समय, आपको आइडिया भी नहीं होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो भाई हम लोग क्या जानते हैं, 9 × 10⁻⁹
9, ठीक है, याद है आपको, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती थी वो क्या होती थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसका यूनिट के कारण पूछा है। 9 × 10⁻9 ये तो सबको याद ही होता है, ठीक है ना, बट शायद यूनिट, तो यूनिट ठीक से, अगर यूनिट आप गलत करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ए में इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर कितना है, ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये ए में दे रखा है। चलो इसका आंसर चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चलिए एसआई मात्रक से पहले हम विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है कि फार्मूला पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो फार्मूला जो होता है इसका क्या होता है, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी, ठीक है ना। ये क्यू क्या होता है, चार्ज, और डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, ठीक है ना। आपको पता होता है ना, डाइपोल में एक प्लस चार्ज होता है एक माइनस चार्ज होता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को मैं डी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप जरा देखें कि इसका यूनिट क्या होगा। इसकी यूनिट जो होगी, क्यू के बदले में क्या दूंगा, कुलोम, और डी दूरी है इसलिए इसके बदले मीटर, तो कुलोम मीटर इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट। तो कुलोम मीटर इसका भी आंसर शायद ए में दे रखा है। आप इसको सेंटीमीटर पढ़ने की भूल मत कीजिएगा, ठीक है, ये कुलोम मीटर है, ठीक है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। चलो चेक करते क्या है, बिल्कुल ए है, ठीक है। इसका भी आंसर क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या क्या पढ़ाया गया होगा, ठीक है। आप इसको पढ़े होंगे 1/c हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, या इसको आपने पढ़ा होगा Q²/2c, या आपने इसको ऐसे भी पढ़ा होगा कि हाफ Q इंटू V, ठीक है। तो इसमें से देख लो भाई कौन सूत्र यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो हाफ CV² होगी। हाफ CV स्क्वायर कहाँ दे रखा है, बी में दे रखा है, देख लो, ठीक है। तो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी बी, ठीक। चलो आंसर चेक कर लो मैं इसका कि बी दे रखा है कि नहीं, बिल्कुल बी दे रखा है, ठीक है ना। तो चलो इस टाइप से आपके आज के सारे ऑब्जेक्टिव है ना विद डिटेल सॉल्यूशन मैंने यहीं पर सॉल्व कर रखा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं एक बार आपसे फिर अनुनय विनय कर रहा हूँ कि आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले